अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है। तो रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये फर्स्ट स्टेप होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। दोनों रेस्पिरेशन में ही ग्लूकोज को पहले तोड़कर 3 कार्बन कंपाउंड पायरोवेट या पायरोविक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू पायरोवेट। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है पायरोवेट और पायरोविक एसिड के अंदर जो 3 कार्बन कंपाउंड है, और एक ग्लूकोज 2 पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ये स्टेप है और फर्स्ट स्टेप है बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो। और इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा होता है, साइटोसोल जो कि सोलेबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसके अंदर ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। क्योंकि साइटोसोल के अंदर वो तमाम एंजाइम सीरीज में प्रेजेंट हैं जो कि कैटालाइज करते हैं स्पेसिफिक स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो रिक्वायर्ड हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए, उसमें एंजाइम्स होते हैं, एटीपी के मॉलिक्यूल, स्पेशली प्रेप फेज जो है, इसकी प्रेपरेटरी फेज होती है, उसमें एटीपी रिक्वायर्ड है। एटीपी पहले यूज होगा, लेटर ऑन एटीपी प्रोड्यूस होगा। इसमें एनएडी प्लस जो कि निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड है और इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है, ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस के। अब इसमें दो फेजेस होंगी, एक फेज प्रेपरेटरी फेज कहलाती है जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इसमें यूज होती है, जबकि सेकंड फेज ऑक्सीडेटिव फेज कहलाती है। इसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इसी ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अब अगर हम इसके मेन प्रोसेस की तरफ चलें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सबसे पहले प्रेपरेटरी फेज के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन कंपाउंड पर मतलब 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब इस एटीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ट्रांसफर होता है इस 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज के अंदर, और छठे नंबर वाली कार्बन के साथ एक फॉस्फेट का ग्रुप जो है ऐड हो जाएगा। अब इसके नतीजे में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन जाता है। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप की अगर तरफ हम चलते हैं तो ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट है जिससे कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, ये अपने ही एक आइसोमर के अंदर कन्वर्ट होता है, एक आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है और ये अपने आइसोमर के अंदर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों ही 6 कार्बन कंपाउंड है और दोनों के छठे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। जस्ट इनकी जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी रीअरेंजमेंट होती है। ग्लूकोज हमारे पास एल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज हमारे पास कीटो शुगर है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप का डिफरेंस इनमें आता है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये एक और एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करता है, यूज करता है और एडीपी के अंदर एटीपी कन्वर्ट होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। अब पहले ये 6 कार्बन कंपाउंड के कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट था, अब इसे कार्बन नंबर 1 पे भी, कार्बन नंबर 6 पे भी, यहाँ पे पहले ही लगा हुआ था फॉस्फेट और यहाँ पे ये फॉस्फेट यहाँ से एटीपी से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। बाइफॉस्फेट क्यों? क्योंकि 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आ गए, कार्बन नंबर 1 पे भी आ गया फॉस्फेट, कार्बन नंबर 6 पे ऑलरेडी मौजूद था। अब हमारे पास ये मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन है और कार्बन नंबर 1 पे भी, कार्बन नंबर 6 दोनों पे ही 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे मौजूद हैं। जो कंपाउंड बन रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है। अब इस स्टेप के अंदर क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इसकी ब्रेकडाउन होती है और जब ये टूटता है तो इसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक बनता है G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा यहाँ पे बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी
एक G3P का मॉलिक्यूल बनेगा और एक DAP का मॉलिक्यूल बनेगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंप्लीट नेम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दो हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अब इसमें ये दोनों जो मॉलिक्यूल होंगे, दोनों मॉलिक्यूल ही इंटरकन्वर्टेबल हैं, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर, दूसरा मॉलिक्यूल पहले के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इंटरकन्वर्टेबल मॉलिक्यूल दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ये साथ में नंबर लिखा हुआ, 2 नंबर का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं। ऊपर सारे जो है ना ये एक एक मॉलिक्यूल जो है ना वो था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल और DAP का एक मॉलिक्यूल। यहाँ हमारी प्रेपरेटरी फेज कंप्लीट हो जाती है और इसी कंप्लीशन के नतीजे में हमारे पास यहाँ 2 मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, यानी ये एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DAP के। ये दोनों ही फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं G3P के अंदर, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। इस स्टेप में यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन इसमें जो है ना वो एडिशन जो है ना वो होगी, दूसरा इसके अंदर एडिशन होती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होते हैं और रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूल इसमें हमारे पास बनता है, चूंकि 2 ग्लिसरल्डिहाइड के हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, 2 ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होते हैं, 2 ही NAD कन्वर्ट होते हैं NADH के अंदर और रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूल होगा इसके कार्बन नंबर 1 पे भी, कार्बन नंबर 3, चूंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप एडिड था। अब इसमें ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट आ गया, कार्बन नंबर 3 पे ऑलरेडी है। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P से कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाईफॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड के अंदर। तो ये 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के मॉलिक्यूल कितने बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए। 3 कार्बन वाले ये कंपाउंड है, कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 3 पे भी फॉस्फेट है। अब होगा क्या, अगले स्टेप के अंदर ये जो दोनों तरफ फॉस्फेट ग्रुप पड़े हुए हैं, इनमें से एक फॉस्फेट ग्रुप, कौन सा वाला फॉस्फेट ग्रुप, कार्बन नंबर 1 वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसकी यहां से रिमूवल होती है और ये फॉस्फेट ग्रुप एड अप होता है किसके अंदर, ADP के अंदर, और रिजल्टिंग ATP का मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक ATP का मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया तो रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, इसको 3PGA कहेंगे, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पे G3P था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पे ये है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। 2 ही मॉलिक्यूल इसके होंगे और 2 ATP की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। एक मॉलिक्यूल में से एक ATP बनता है, चूंकि 2 मॉलिक्यूल हम 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के ले रहे हैं, तो इसका मतलब है ATP की भी यहाँ पे 2 ATP की फॉर्मेशन होनी है। अब चलते हैं हम 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के ये 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यहाँ पे भी एक इंटरकन्वर्जन है। इंटरकन्वर्जन किस तरह से कि इसमें कार्बन नंबर 3 के ऊपर, कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप था, इस फॉस्फेट ग्रुप की शिफ्टिंग होती है और ये कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच होता है। ये कार्बन नंबर 2 है तो 2 के साथ अटैचमेंट होती है। अब रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है हमारे पास 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, यानी 3PGA 2PGA के अंदर कन्वर्ट हो गया। जस्ट क्या है, कार्बन नंबर 3 से फॉस्फेट शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 2 के ऊपर। अब 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास चल रहे हैं। दोनों मॉलिक्यूल में से रिमूवल होती है वाटर मॉलिक्यूल की, या 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, डिहाइड्रेशन होती है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन के नतीजे में जो मॉलिक्यूल जो है ना बनेगा, ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PEP लिखा जाता है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट के भी 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिसमें 3 कार्बन है और सेकंड कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप इसमें एड अप हुआ है। और लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट के हर एक मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल होगी और वो ऐड हो जाएगा ADP के अंदर और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP। यानी फॉस्फोइनोल पायरोवेट के दोनों मॉलिक्यूल में से 2 ATP की फॉर्मेशन होगी और जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड 2 इसमें मॉलिक्यूल बनेंगे, जिनको पायरोविक एसिड और पायरोवेट कहा जाता है। ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज है, जिसके अंदर टोटल 4 ATP की फॉर्मेशन हो रही है।